अब जो थायराइड की बीमारी के बारे में आपने पूछा कि थायराइड की बीमारी क्या होती है, जी जी। तो जो मैंने बताया थायराइड जो ग्लैंड है इसका जी। नॉर्मल फंक्शनिंग ये है कि ये दो हॉर्मोन्स बनाएंगी। जी। वो दोनों हॉर्मोन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी की बहुत सी क्रियाओं के लिए, क्योंकि ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन जी। ग्लैंड का मतलब ये होता है कि जो ये हार्मोन बनाते हैं जी जी। ये पूरे शरीर के सुचारू रूप से चलने के लिए जरूरी है। बहुत जरूरी है। जी। तो इनकी ज़्यादा मात्रा और कम मात्रा दोनों ही बीमारी पैदा कर सकती हैं। एक आम आदमी कैसे पता करे कि उसे थायराइड हो सकता है, यानी थायराइड के लक्षण क्या है, कैसे पता लगेगा कि उसको थायराइड है, डॉक्टर से उसे संपर्क करना चाहिए? जैसे मैंने बताया था, थायराइड का मेन फंक्शन जो होता है बॉडी के मेटाबॉलिज्म, बॉडी का मेटाबॉलिज्म को सुचारू रूप से चलाने के लिए काम करते हैं। जी। तो जब से बच्चा पैदा होता है, इवन इंट्रायूट्राइन मतलब बच्चा जो गर्भ में होता है वहाँ से लेके और जब तक बच्चे की मृत्यु तक इस हार्मोन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जो चाइल्ड बियरिंग एज की महिलाएं होती हैं उनमें कई बार इस वजह से बच्चा ठहरने की भी संभावना कम हो जाती है, तो जिसको हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। थायराइड पर बिल्कुल कंट्रोल एकदम जरूरी है। बिल्कुल। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि थायराइड का रस बनाने के लिए आयोडीन नाम की एक हमारा तत्व होता है जो हमारी डाइट में नॉर्मली होना चाहिए। किसी को कैंसर की थेरेपी मिल रही है, उससे हम रेडिएशंस वगैरह करते हैं यहाँ पे गर्दन के ऊपर, तो सिकाई के लिए, तो उसका थायराइड बहुत जल्दी वो हो जाता है। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो थायराइड ग्लैंड उसको जल्दी ले लेती हैं, तो वो साइड इफ़ेक्ट करती हैं, तो उससे भी आपको थायराइड होने की संभावना होती है। महिलाओं में पुरुषों के प्रति, पुरुषों के मुकाबले में ऑलमोस्ट 8 से 10 गुना ज़्यादा संभावना है थायराइड का होने का। थायराइड को जैसे जो भी समस्या से ग्रस्त है उनके लिए लाइफस्टाइल किस तरह का होना चाहिए, उनका खान पान, क्या सावधानी, ऐसे मरीजों को किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए और डाइट उनकी क्या होनी चाहिए? T3 और T4 हमारे थायराइड के हार्मोन है जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को नियमित करते हैं। बालों का गिरना वो थायराइड का एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। बाल पतले हो जाना, बहुत छीण से बाल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, जल्दी गिर जाते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं और वो झड़ना ख़त्म नहीं हो रहा है, तो आपको थायराइड के बारे में सोच लेना चाहिए। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर आप पहले से थायराइड की पेशेंट हैं और आपको प्रेगनेंसी हो गई है, तो फिर आपको बहुत ज़रूरी है ये ध्यान रखना कि आपके बच्चे की दवाई की डोज अपने डॉक्टर के हिसाब से बात करके, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट या फिजिशियन जो भी होंगे आपके, वो आपको ज़रूर उस टाइम डोज को चेंज करेंगे। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज 25 मई है, विश्व थायराइड डे है आज। और थायराइड के बारे में चर्चा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह बीमारी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इसलिए हमने अपने स्टूडियो में आज आमंत्रित किया है शहर के जाने माने विशेषज्ञ MD मेडिसिन है डॉक्टर शिवरत्न यादव। डॉक्टर शिवरत्न यादव से आज थायराइड को लेकर के काफ़ी बारीकी से सवाल करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप तक जो जानकारी पहुँचे वो आपके फ़ायदे के लिए हो। सबसे पहले डॉक्टर शिवरत्न जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में। आज थायराइड डे है, तो सबसे पहले तो थायराइड है क्या, यही हमारे दर्शकों को बता दीजिए। अच्छा, एक्चुअली क्या है, थायराइड तो एक नॉर्मल ग्रंथि है, उसका नाम थायराइड है। जी। बीमारी का नाम थायराइड नहीं है। जी। जैसे हम कई बार सोचते हैं, तो पर ठीक है, क्योंकि कॉमन भाषा में लोगों को समझने में भी ठीक लगता है और समझ में आती है कि थायराइड की बीमारी होगी। हाँ, तो थायराइड एक ग्रंथि होती है जो हर आदमी में, हर ह्यूमन बीइंग में पाई जाती है और ये यहाँ पे एक बटरफ्लाई शेप की अपना जो साउंड बॉक्स होता है जहाँ से आवाज़ पैदा होती है गले में, वहाँ पे उसके आगे लगी होती है, मतलब चमड़ी के स्किन के नीचे वो स्थित होती है। मेनली जो थायराइड ग्लैंड है, इसको थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। जी। इसका जो काम है वो थायराइड का हार्मोन बनाना है, जो हम एल्ट्रोक्सिन नाम से हार्मोन होता है T3 और थायरोक्सिन हार्मोन होता है T3 और T4, मतलब ये दो हार्मोन्स हैं जो थायराइड ग्लैंड बनाती है। जी। तो ये है थायराइड ग्लैंड के बारे में। जी। अब जो थायराइड की बीमारी के बारे में आपने पूछा कि थायराइड की बीमारी क्या होती है, तो जो मैंने बताया थायराइड जो ग्लैंड है इसका नॉर्मल फंक्शनिंग ये है कि ये दो हार्मोन्स बनाएंगी। वो दोनों हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी की
बहुत सी क्रियाओं के लिए, क्योंकि ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब ये होता है कि जो ये हार्मोन बनाते हैं ये पूरे शरीर के सुचारू रूप से चलने के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो इनकी ज्यादा मात्रा और कम मात्रा दोनों ही बीमारी पैदा कर सकती हैं। ज्यादा होती है तो हम हाइपरथायराइड, हाइपर का मतलब ज्यादा, हाइपरथायराइडिज्म जिसमें थायराइड का रस ज्यादा बन जाता है। कम बनता है तो हम उसको हाइपो, हाइपो मतलब कम, तो हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। तो ये दो बीमारियां कम और ज्यादा दोनों परिस्थितियों में नुकसानदायक है, गलत है, इसको बैलेंस रखना पड़ता है। एक आम आदमी कैसे पता करे कि उसे थायराइड हो सकता है, यानी थायराइड के लक्षण क्या है, कैसे पता लगेगा कि उसको थायराइड है, डॉक्टर से उसे संपर्क करना चाहिए? क्या थोड़े बहुत लक्षण ऐसे प्रकट होते हैं पहले, और किस आयु वर्ग में ज़्यादा होता है, ये सारी चीज़ें आप बताइए थायराइड के लक्षण के बारे में। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि थायराइड की जो जैसे मैंने बताया था कि ज़्यादा भी गलत है और कम भी गलत है, तो दोनों बीमारियों के लक्षण अलग अलग हैं। जैसे मैंने बताया था थायराइड का मेन फंक्शन जो होता है बॉडी के मेटाबॉलिज्म, बॉडी का मेटाबॉलिज्म को सुचारू रूप से चलाने के लिए काम करते हैं। तो जब से बच्चा पैदा होता है, इवन इंट्रायूट्राइन मतलब बच्चा जो गर्भ में होता है वहां से लेके और जब तक बच्चे की मृत्यु तक इस हार्मोन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है हर चीज को चलाने के लिए। तो ये हर जगह काम करता है, ब्रेन पे भी काम करता है, हार्ट पे भी काम करता है, ब्लड सेल्स पे भी काम करता है, ग्रोथ पे भी काम करता है, मेंटेशन मतलब आप अपना है वो बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल, इसका अगर नॉर्मल मात्रा में है तो ये ठीक है, मतलब प्रोडक्शन समझो आप उसको, हाँ जो हमारी थायराइड ग्लैंड जो बनाएगी और उसके बाद ये ब्लड में मिलके हर जगह हर ऑर्गन में पहुंचेगा और वहां पे काम करेगा। तो अगर लक्षण भी उसी तरह से होंगे, क्योंकि अगर कम बना इसका मतलब हमारी बॉडी का जो चयापचय या मेटाबॉलिज्म जो बोलते हैं वो प्रक्रिया कम हो जाएगी, तो लक्षण उस तरह से होंगे। तो अगर कम बन रहा है जिसको हम हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, तो उसके लक्षण ये होंगे कि बॉडी स्थूल हो जाएगी, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म कम हो गया तो बॉडी में सुस्ती आ जाएगी, आपका वेट बढ़ने लग जाएगा, आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, मेंटल स्टैग्नेशन या मेंटल क्लाउडिंग, या हम ये कहें कि थोड़ा डिप्रेसिव माहौल हो जाएगा कि उसमें वो प्रसन्नचित्त नहीं रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, या मूड स्विंग्स होने लग जाएंगे। तो ये सब चीजें अगर किसी में हो रही है कि उसकी चमड़ी थोड़ी ड्राई सी हो गई है, थोड़ी मोटी मोटी खुरदरी सी चमड़ी लगने लग गई, अचानक बिना किसी कारण के वेट बढ़ गया है, हमें लग रहा है कि इसका अब मूड ना ये पहले जैसा उतना खुश मिजाज नहीं रहता है ना, तो ये सब चीजें हैं। ड्राई स्किन हो गई, आंखों में भी कुछ लक्षण आने लग जाते हैं कि ड्राई आईज हो गई है, आंखों के आसपास थोड़े से स्वेलिंग सी आने लग जाती है, क्योंकि वाटर रिटेंशन होने लग जाता है इसके ना रहने के मतलब कम होने की वजह से। तो बॉडी में स्किन के नीचे वाटर ज़्यादा इकट्ठा होने लग जाता है, तो इससे स्किन मोटी हो गई और हमारा वेट बढ़ने लग जाता है। तो ये मेन लक्षण है। स्त्रियों में थोड़ा जब कम स्राव होता है, तब कम स्राव होता है। तो लेडीज में जो माहवारी होती हैं उस पे बहुत ज़्यादा असर होता है इसका कम होने का, और माहवारी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कम होने का साइकिल मतलब प्रभावित होता है हाँ, उसका प्रवाह कम हो सकता है और उनका ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है कि कई बार एक महीने के बजाय ज्यादा ड्यूरेशन में आने लग जाते हैं। ये थायराइड कम होने के थायराइड के कम होने की वजह से। तो और आपको फिर पता है कि महिलाओं में अगर मासिक धर्म ठीक टाइम पे नहीं होता तो उससे अपनी अलग समस्याएं शुरू हो जाती हैं, और जो चाइल्ड बियरिंग एज की महिलाएं होती हैं उनमें कई बार इस वजह से बच्चा ठहरने की भी संभावना कम हो जाती है। तो जो जिसको हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं, तो थायराइड पर बिल्कुल कंट्रोल एकदम जरूरी है। बिल्कुल, इसमें तो कोई लापरवाही नहीं है। जैसे शुगर है ऐसे नवविवाहित जोड़ों के लिए तो आप सलाह नेक दे ही दीजिए कि वो तो अपना जो है इस मामले में अगर देरी हो रही है गर्भधारण में तो अपनी जांच जरूर करा लें। बिल्कुल, वो कराएंगे भी, और वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो भी थायराइड कराएंगी, डॉक्टर कराएंगे। हाँ, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है
कि गर्भ नहीं रह पा रहा है, तो एक इम्पोर्टेंट तो इनफर्टिलिटी का बहुत इम्पोर्टेंट कारण है जी जी कि थायराइड आपका कम काम कर रही है। उपयोगी जानकारी है, लोगों को मदद मिलेगी। अभी जो आपने बताया ये तो जो कम स्राव की बात है जो है, और अधिक स्राव अगर होने लग जाए तो ज्यादा हो गया तो उल्टा हो जाएगा, है ना। तो जैसे उसमें क्या था कि कम होने की वजह से आपको बॉडी में मेटाबॉलिज्म कम हो गया, आपको सर्दी ज़्यादा लगेगी, है ना, क्योंकि आप आप बॉडी हीट नहीं बना रही, मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है, तो आपको सर्दी का ज़्यादा एहसास होगा। आप मोटे होते जा रहे हैं, है ना, और आपकी धड़कन कम होती जा रही है क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है, धड़कन कम हो रही है। अब इसका उल्टा होगा अगर ज़्यादा हो गए हॉर्मोन्स, है ना, तो उसमें क्या होगा कि आप पतले होते जाएंगे, ठीक है, बिना किसी कारण के। कोई ऐसा कारण नहीं है और कोई बीमारी नहीं है, ना आपको टीबी है, ना आपको बुखार है, ना कुछ है, लेकिन वजन कम होता जा रहा है, ठीक है। आपकी भूख ठीक है लेकिन वजन गिरता जा रहा है, ठीक है। अब वो जैसे उसमें धड़कन कम हुई थी, धड़कन कम तो फिर भी कई बार फील नहीं होती, धड़कन ज़्यादा बहुत जल्दी फील होती है, उसमें ज़्यादा हो जाती है। हाँ, उसमें धड़कन एकदम तेजी से बढ़ जाती है, तो उसमें धड़कन बढ़ती भी है और कई बार ज़्यादा अगर टाइम पे ध्यान नहीं दिया जाए तो इर्रेगुलर होने लग जाती है। इर्रेगुलर का मतलब टाइम टू टाइम नहीं आती, अरिदमियाज बोलते हैं, वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं, फिर उससे हार्ट पे सीधा असर पड़ता है, हार्ट फेलियर की स्थिति आ जाती है। तो अगर सांस चढ़ने लग गया, धड़कन तेज हो गई, हीट इंटॉलरेंस बोलते हैं, हीट इंटॉलरेंस मतलब हाँ गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है ऐसे लोगों को, तो वो चीज़, वजन कम हो रहा है आपका, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो आप चिड़चिड़ापन आ जाता है उसमें, जैसे आप डिप्रेशन में चले जाते हो, इसमें बहुत चिड़चिड़ापन हो जाता है। जी जी। तो ये सब चीज़ें मतलब दोनों स्थिति में जो खराब है, दोनों स्थिति। डॉक्टर शिवरतन, आपने लक्षण तो बड़े अच्छे से बता दिए विस्तार से, और अब मेरे मन में एक सवाल ये कि कारण क्या है? मतलब जो प्रकृति की तरफ से सभी संतुलित एक तरह से भेजे जाते हैं इस दुनिया में, कारण क्या है? थायराइड का कम ज्यादा जो स्राव होता है, तो हार्मोन्स जो है कम ज्यादा होते हैं, तो उसका कारण क्या है? किस वजह से जो है ऐसा होता है? देखिए इसमें ना काफी चीजें, एक साथ साथ ये बताइए क्या अनुवांशिक भी ऐसा होता है? जी। अब इसमें क्या है कि जैसे मैंने बताया, थायराइड एक ये ग्लैंड है, इसमें से थायराइड का रस बनेगा जिसको हम थायराइड हार्मोन बन रहे हैं। अब थायराइड हार्मोन किस कारण से कम हो सकता है, वो सारे कारण है कि, या ज़्यादा हो सकता है बनना, वो सारे कारण है कि थायराइड की बीमारी कैसे हो सकती है, वो हमें समझना है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि थायराइड का रस बनाने के लिए आयोडीन नाम की एक हमारा तत्व होता है जो हमारी डाइट में नॉर्मली होना चाहिए। तो कुछ नमक की ऐड बहुत पहले आती थी, आयोडीन युक्त, आयोडीन वो इसीलिए काम आती है, इसी से वो घेंगा हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो घेंगा यही है वो घेंगा जो बोलते हैं, वो थायराइड की ग्रोथ बढ़ जाती है यहाँ पे। अच्छा। तो वो जब आयोडीन नहीं होती है तो यहाँ पे थायराइड हार्मोन थोड़ा ज्यादा बनाना पड़ता है, तो इसकी ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, बॉडी को रिस्पॉन्स मिलता है कि थायराइड कम बन रहा है, तो ये ग्रोथ हो जाती है। तो इसको एक कारण आयोडीन, हाँ, इसको ग्वाइटर इंग्लिश में बोलते हैं, घेंगा हिंदी में बोलते हैं। तो ग्वाइटर इज ए स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड की स्वेलिंग को हम तो दीवारों पे पढ़ी बातें पुरानी याद आ गई। वो पहले सरकारें जैसे छपवाती थी कि घेंगा हो जाएगा, तो जैसे और बीमारियों टीबी के बारे में बताते हैं, ऐसे ही थायराइड। अच्छा, आप जाओगे तराई वाले क्षेत्रों में, जो पहाड़ की तराइयाँ हैं, वहाँ पे मिट्टी में आयोडीन बहुत कम होती है। अच्छा। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है ये बीमारी। अच्छा। तो अब तो हमारे इस एरिया में भी काफ़ी कॉमन है, क्योंकि तो मैंने जो बताया कि अगर हमारी डाइट में या हमारे मतलब हमारी मिट्टी में या हमारे एनवायरनमेंट में आयोडीन, सेलेनियम और जिंक, बेसिकली दो तो ये अलग हैं, थोड़े कम महत्वपूर्ण है जिंक और सेलेनियम, बट आयोडीन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए सरकारों ने जब सबसे पहले इसका कारण नोट किया कि आयोडीन नहीं है, तो आयोडीन का देने का सबसे अच्छा तरीका बताया कि नमक में आयोडीन डाल दीजिए, बहुत हल्की सी मात्रा में, वो जाएगा ही भोजन के माध्यम से। हाँ जी, आयोडाइज साल्ट किया और उससे वो सारा का सारा थायराइड में, वो हमें आयोडीन बॉडी में मिलने लग गया, तो उससे थायराइड होने की संभावना कम हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप था जो बहुत पहले ले लिया गया था, और इससे कुछ तो बचाव हुआ, लेकिन और भी बहुत से कारण हैं। अब और जो कारण हैं, ये तो हो गया कि हमें डाइट में नहीं मिल रहा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे आनुवांशिकता, जो आपने बोली कि कई बार आनुवांशिकता से कुछ ऑटो इम्यून डिजीज होने लग जाती हैं। मतलब बॉडी खुद ही अपने शरीर के खिलाफ एंटीबॉडीज बना देती है। एंटीबॉडीज क्या होती है, उसको जैसे इन्फेक्शन गया, कोई मलेरिया, टाइफाइड, टीबी, ऐसे जीवाणु गए, तो बॉडी हमारे शरीर में उनसे लड़ने के लिए कुछ
तत्व बनाती है जिनको हम एंटीबॉडीज बोलते हैं। जी जी। वो बॉडी की खुद का प्रोटेक्शन है। तो आप कभी देखोगे ऐसा थोड़ी है कि अभी तो हम थायराइड की जो बीमारी की चर्चा करें उसको ऑटो इम्यून डिसीज में रख सकते हैं? जी, ऑटो इम्यून में थायराइड आती है। ठीक है, उसमें दो तरीके की थायराइड होती है, उसमें ज़्यादा वाला भी और कम वाला भी। तो कम वाला होता है जनरली हाशिमोटोज थायराइडाइटिस बोलते हैं, और ज़्यादा वाला ग्रेव्स डिजीज होती है। ठीक है, तो वो दोनों ही अवस्थाओं में थायराइड की ग्लैंड जो होती है उसके सेल्स अपनी बॉडी उसके खिलाफ कुछ एंटीबॉडीज बनाती हैं, जिससे वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया। इसका जेनेटिकली ट्रांसमिशन हो सकता है कि ये उससे आ सकती है, माता पिता से आ सकती है। और जैसे कुछ कारण है कि आपको इरेडिएशन हुआ है, मतलब जैसे किसी को कैंसर की थेरेपी मिल रही है, उससे हम रेडिएशंस वगैरह करते हैं यहाँ पे गर्दन के ऊपर, तो सिकाई के लिए, तो उसका थायराइड बहुत जल्दी वो हो जाता है। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो थायराइड ग्लैंड उसको जल्दी ले लेती हैं, तो वो साइड इफ़ेक्ट करती हैं, तो उससे भी आपको थायराइड होने की संभावना होती है। कुछ तरह के कैंसर्स होते हैं जो थायराइड की ग्लैंड को इन्वॉल्व करते हैं, तो वो अगर कैंसर हो जाता है तो यहाँ पे गांठ थोड़ी सी, मतलब ये यहाँ पे गांठ सी बन जाती है, फुलावट आ जाती है। तो वो चीज़ें अगर होने लगी, थायराइड ग्लैंड का स्वेलिंग आ गया, तो वो भी आपको आपकी थायराइड हार्मोन्स को बनने में कम या ज़्यादा दोनों चीज़ें कर सकते हैं। तो समय समय पर जांच कराएं, बहुत ज़रूरी है। थायराइड ग्लैंड का आसान तरीका है, कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। आप रोज़ अपना शीशा देखते हो, यहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे स्वेलिंग हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर के पास चले जाइए। ये लक्षण हो रहे हैं जो मैंने आपको बताया, ज़्यादा वाले कम वाले, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अगर आपको ये लग रहा है कि लक्षण कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे को यहाँ स्वेलिंग हो रही है जो पहले नहीं थी, अब हो गई है, तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, संपर्क कर लेना चाहिए। आपने लक्षण बता दिए, कारण बता दिए, अब उपचार की बात करते हैं। उपचार आप सीधे यहाँ नहीं बता सकते, दवाइयाँ आप यहाँ नहीं बता सकते, लेकिन उपचार के लिए आप ये बता सकते हो कि आज का जो चिकित्सा विज्ञान है वो कहाँ तक थायराइड की बीमारी को लेकर के कहाँ तक पहुँचा है। क्या इसकी ताउम्र दवाइयाँ खानी पड़ती है या कुछ समय बाद ये ठीक हो जाते हैं? जैसे शुगर का कहते हैं ना कि परमानेंट खानी पड़ेगी भाई, कुछ लोग कह देते हैं भाई बीच में मैंने बंद कर दी। और वो थायराइड को लेकर के क्या स्थिति है? थायराइड के लेकर भी स्थिति यही है महेश जी की, दवाइयाँ तो आपको लेनी पड़ेंगी, क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा है कि मान लो आपकी थायराइड ग्लैंड ने हार्मोन बनाना कम कर दिया, है ना, तो आपको अब नेचुरली अपना बॉडी आपकी हार्मोन नहीं बना रही है, ठीक है, तो फिर अब आपको उसके लिए बाहर से एक दवाई लेनी पड़ेगी हार्मोन की, जो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। आप जाएंगे, डॉक्टर आपका टेस्ट करेंगे थायराइड का, और उसके हिसाब से फिर आपको वो दवाई लेनी पड़ेगी। तो जनरली ये होता है कि थायराइड की जो प्रॉब्लम होती है वो उसकी कम थायराइड जिसमें बन रहा है, जिसको हाइपोथायराइड बोलते हैं, उसमें दवाई जनरली आपकी बहुत सालों तक, बहुत लंबे टाइम तक चलती है। हाँ जी। तो अभी हम एक बात और जानना चाहेंगे, जो बीच में रह गया सवाल, महिलाओं में ज़्यादा समस्या रहती है, पुरुषों में ज़्यादा रहती है, किस आयु वर्ग में ज़्यादा रहती है, ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे। जो जनरली आयु वर्ग तो देखो, इसको हम किसी भी आयु वर्ग का ऐसे डिमार्केशन बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो महिला पुरुषों का तो कर सकते हैं। हाँ, वो भी बताता हूँ मैं। एज जो है वो जनरली रिप्रोडक्टिव एज आते ही जनरली महिलाओं में, जैसे बच्चियों में होता है, कई बार प्यूबर्टी अटेन होती हैं जो 14-15 साल के आसपास, वहाँ से लेके और फिर आगे तक जाता रहता है। मेल्स में जनरली उस एक्सट्रीम पे ज़्यादा जाता है जब ओल्ड एज हो जाती है, तो कई बार वहाँ पे उस टाइम होता है। महिलाओं में पुरुषों के प्रति, पुरुषों के मुकाबले में ऑलमोस्ट 8 से 10 गुना ज़्यादा संभावना है थायराइड का होने का। तो महिलाएं ज़्यादा पीड़ित होती हैं इस बीमारी से। तो थायराइड को जैसे जो भी समस्या से ग्रस्त है उनके लिए लाइफस्टाइल किस तरह का होना चाहिए, उनका खान पान, क्या सावधानी, ऐसे मरीजों को किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, और डाइट उनकी क्या होनी चाहिए, ये थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो ज़्यादा लोगों को काम आएगी बात। हमें अपने शरीर को ठीक रखने के लिए जो भी स्वस्थ भोजन है, प्रोटीन की मात्रा प्रॉपर मात्रा में हो, ठीक है, विटामिन ठीक ठाक से जा रहे हैं अपने शरीर में, हरी सब्जियाँ और फल ये ठीक टाइम पे हम खाएं, और अपनी डाइट की डाइटरी हैबिट्स अच्छी बना के रखें कि भाई सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर टाइम पे किया जाए। तो वो चीज़ें अगर हम करेंगे तो आपका बहुत संभावना है कि आपको
थायराइड की ग्रंथि, थायराइड की अगर प्रॉब्लम या तो होगी नहीं, और जैसे मैंने बताया डाइट में आपके में आयोडीन, जिंक और सेलेनियम, ये चीजें अगर अच्छी हैं, है ना, तो वो डॉक्टर एडवाइज कर देगा कि आपकी डाइट में किस तरह आ सकते हैं। आयोडीन युक्त नमक खाएंगे आयोडीन तो जनरली नमक से हो जाता है, है ना, और जिंक जैसे कुछ फ्रूट्स में अच्छे से होता है, ठीक है। तो हम अपने ये फ्रूट्स खा सकते हैं, पपीता वगैरह के फ्रूट्स होते हैं, इवन मिल्क अच्छा होता है, तो ये सब चीज़ें अगर हम लेंगे तो इनमें ठीक रहता है। सेलेनियम बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, वो जो सभी डाइट्स में होता है, कोई भी पौष्टिक आहार है उसमें सेलेनियम और जिंक की मात्रा प्रॉपर मात्रा में होती है जितनी हमें चाहिए। आयोडीन एक थोड़ा सा ऐसा पदार्थ है जो हमें अलग से सच में अपने साल्ट के रूप में ले लेना चाहिए, साल्ट आयोडाइज लेना चाहिए। डॉक्टर शिवरतन, हमारी जो चर्चा से निकल करके आया, आयोडीन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं अभी देखता हूँ कुछ परिवारों में, मित्र मंडली में जब बैठता हूँ, बहुत से ऐसे परिवार हैं जो आयोडीन युक्त नमक की बजाय आजकल सेंधा नमक इस्तेमाल करने लग गए हैं। जो लोग आयोडीन युक्त नमक को छोड़ करके सेंधा नमक युक्त इस्तेमाल कर रहे हैं अपने भोजन में, चाहे सब्जी में चाहे दही में, या उनको लेकर के क्या कहेंगे? सेंधा नमक अगर खाते हैं तो आपको संभावना रहेगी कि आपको आयोडीन की बीमारी होगी, अगर आपके स्पेसिफिकली उन एरियाज में, मतलब नमक बेहतर सेंधा से आयोडीन युक्त अपना साधारण नमक जो है वो बढ़िया है। कोई भी कारण नहीं है ये मानने का कि सेंधा नमक से आपको मतलब आयोडाइज साल्ट से सेंधा नमक ज्यादा अच्छा है। जी 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 जी, ये नहीं मानते। एक हमारे सामने सवाल आया था, मैं 3-4 सवाल नोट कर रखे हैं आपके लिए, कुछ हमारे पाठक पूछ लेते हैं कई बार, जब भी डॉक्टर साहब आए तो बात करना। T3, T4 और TSH टेस्ट के बारे में करें, अक्सर कंफ्यूजन रहता है, सही तस्वीर क्या है? वही मैंने बताया था शुरू में भी थोड़ा सा, अब मैं दोबारा से बताता हूँ कि जैसे मैंने बताया था कि थायराइड यहाँ पे ग्रंथि होती है, और ऐसे ही कुछ और एंडोक्राइन्स ग्लैंड होती हैं, जैसे एड्रिनल्स हैं, पैनक्रियास बेक एड्रिनल ग्लैंड होती है, तो महिलाओं में ओवरीज होती हैं, तो इस तरह से कुछ और 5 या 6 ऐसे इस तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं अपने बॉडी में, जो हमारे रस बनाते रहते हैं, जिनको हम हार्मोन्स बोलते हैं। अब इनका एक कंट्रोल होता है। बॉडी बहुत सिम्फनी है, भगवान ने बहुत जबरदस्त तरीके से बॉडी को बनाया है, क्या गजब तो का। हाँ, आज तक आदमी दोबारा से उसको, चाहे हम चांद पे पहुंच गए चाहे मंगल पे पहुंच गए, लेकिन गाते हैं ना, अजब बनाया भगवान खिलौना माटी का। बिल्कुल। तो और वो और भी इम्पोर्टेंट कारण है कि हम अपनी बॉडी के ऊपर उतना ध्यान दें, क्योंकि आपको जो नियमत बरती है भगवान ने, खुदा ने, आज तक कोई रेप्लिकेट नहीं कर पाए उसको, ठीक है। तो हाँ, तो हम सब का ये फर्ज बनता है कि जो भगवान ने हमें एक गिफ्ट दी है उसको संभाल कर रखें, जितना संभाल उसका ध्यान रखें, बिल्कुल। हाँ, तो एक ये तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, तो ये जो ग्रंथि है, अब इसके ऊपर एक बॉडी यहाँ बैठी है, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं ब्रेन के अंदर, वो सब पे कंट्रोल करती है। वहां से इन सबको चलाने का एक अलग से रस बनता है। मतलब हम ये कह सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो राजा है, वो मास्टरमाइंड है जो चला रही है कि हाँ कहाँ पे क्या चलेंगे। जी, ठीक है। उसमें आगे का भाग और दो पोस्टे एंटी पिट्यूटरी वो छोड़ो, जितनी भी ग्लैंड से उनकी प्राइम मिनिस्टर वो सबकी माँ है वहाँ पे, ठीक है। वहां से ही ऑर्डर मिलते हैं उनको। तो वहां से हार्मोन बनता है TSH, ठीक है। उसके भी ऊपर एक होता है, वो अलग है, वो हाइपोथैलेमस होता है, वहां से TRH बनता है। वो पिट्यूटरी से फिर TSH बनता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो वो अच्छा व्याख्या कर दी आपने। हाँ जी, तो वो जाके स्टिमुलेटिंग, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, वो हमारी थायराइड ग्लैंड्स में जो सेल्स होती है उनको स्टिमुलेशन का काम करता है, मतलब उनको T3 और T4 बनाने के लिए स्टिमुलेट करता है। तो जब वहां से TSH आता है, यहाँ पे काम करता है, यहाँ से T3 और T4 बनते हैं। T3 और T4 हमारे थायराइड के हार्मोन है जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को नियमित करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ से T3 T4 जो मैंने बीमारियां समझाई, है ना, तो उन बीमारियों में अगर थायराइड ने कम काम करना शुरू कर दिया तो हमारी बॉडी में T3 T4 कम हो गए, ठीक है। अब ये एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी है, हमारी बॉडी में फीडबैक होता रहता है। अच्छा जी, ये ब्लड में कम बन रहा है, अब यहाँ से जाएगा पिट्यूटरी के ऊपर सिग्नल कि T3 T4 कम बन रहे हैं जी। T3 T4 कम बन रहे हैं तो पिट्यूटरी क्या करेगी, ये सोचेगी कि TSH कम पड़ रहा है, क्योंकि वो उसको स्टिमुलेट उतना नहीं कर पा रहा है, इसलिए T3 T4 कम बन रहे हैं। तो TSH की मात्रा बढ़ा देती है पिट्यूटरी, और TSH ज्यादा हो गया तो अब वो जाके वहां पे एक्ट करना शुरू करेगा,
तो उससे थोड़ा सा हार्मोन्स दोबारा से नॉर्मल अवस्था में आ सकता है। ठीक है, तो ये अब आप देखो, जैसे तो वैसे तो T3 और T4 कम होने को हम बीमारी बोलते हैं, हाइपोथायराइडिज्म, लेकिन उसमें TSH बढ़ जाता है। तो हम जो चेक करते हैं वो TSH को चेक करते हैं जी जी हाइपोथायराइडिज्म के लिए कि TSH बढ़ गया, जी जी बढ़ गया तो बीमारी हाइपोथायराइड हो गया, मतलब थायराइड कम हो रहा है, हालांकि TSH बढ़ रहा है, लेकिन TSH जो हार्मोन है वो पिट्यूटरी से बनता है, वो थायराइड से नहीं बन रही। जी जी। तो इसलिए कुल मिलाकर के डॉक्टरों से संपर्क में रहें, अपने आप को जज ना करें कि ये, क्योंकि जटिल विषय है। बिल्कुल। एक योग को लेकर के हम बात करेंगे, जो आने वाला भी है, योग दिवस भी आने वाला है, जो ग्लैंड से संबंधित है, हमारी जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स जो आती है, क्रिएट होती है, हम थायराइड ग्रंथि की बात कर रहे हैं आज। तो इसको लेकर के योग का कोई असर होता है? योग जो बताते हैं, देखिए योग तो वही बात है, योग क्या करता है, आपके बेसल मतलब मेटाबॉलिज्म पे असर करता है सीधा। जी जी। योग प्रक्रिया क्या है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती है, आपके हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करती है, एंडोर्फिन्स जैसे हार्मोन्स होते हैं। आप योग कर रहे हैं, आपका ब्रेन खुश हो रहा है, आपकी बॉडी में एक्टिविटी हो रही है, आपकी सारी एंडोक्राइन ग्लैंड के लिए बहुत ही फायदे की चीज़ है योग। मतलब तो चले ही जाएं योग के लिए, तो सुबह सुबह, चाहे घर में करें चाहे कहीं भी करें। बिल्कुल। थोड़ा सा ध्यान प्रक्रियाएं भी बताते हैं कि जैसे आलोम विलोम, कपाल भाती, और वो जो कुछ ऐसे अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं और नेक को स्ट्रेच करते हैं, वो आपके योग टीचर्स वगैरह समझा देते हैं। तो वो बिल्कुल अच्छी बात है कि अगर आपको, देखिए ये अच्छी हैबिट रखेंगे ना शरीर की, तो सारी बीमारियां ऑब्वियसली उससे थोड़ी सी कम रहेंगी। लेकिन हम ये सोचें कि अब बीमारी हो गई है और फिर हम सोचें कि हम योग से सिर्फ इसको ठीक कर लेंगे, वहां पे हमारी सोच थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है। योग आपको या तो प्रिवेंटिव है कि आपने योग किया, अपने बॉडी के वेट को कंट्रोल रखा, अपने बॉडी को एक्टिविटी अच्छा किया, उसमें अच्छे हार्मोन्स बन रहे हैं, आपकी स्ट्रेस लेवल कम हो रहा है, तो आप बीमार होंगे नहीं। जी जी। आपको बीपी, शुगर, थायराइड बीमारियां कम होंगी। जी जी। लेकिन अगर ये हो गई हैं और आपके डॉक्टर ने डायग्नोज कर दिया है कि भैया आपको है, सारे टेस्ट करने के बाद, फिर आपको सीरियसली दवाइयों के बारे में सोचना चाहिए, फिर डॉक्टर की सलाह को मान लेना चाहिए। और योग करते रहो, उससे आपकी बॉडी जल्दी ठीक होगी। जी जी। आपकी जो डोज की मात्रा अफेक्ट हो सकती है, जी जी, लेकिन दवाई का रिप्लेसमेंट नहीं है। जी जी। वहां पे हम कई बार गड़बड़ सावधानी ना करें, गड़बड़ी ना करें, वो गड़बड़ ना करें। जी जी। चलिए अब हम समापन की ओर बढ़ते हैं। आपने बड़ी उपयोगी जानकारी दी, लेकिन इस जानकारी के बीच मेरे पास ऐसा सवाल नहीं रहा होगा जो करना चाहिए था। आप विशेषज्ञ हैं, आप MD मेडिसिन हैं, आपको पता होगा कि थायराइड से रिलेटेड कोई ज़रूरी सवाल छूट गया है, तो आप उस सवाल का जवाब दे दीजिए, हमारे दर्शकों को बता दीजिए आज के दिन, विश्व थायराइड दिवस के दिन, क्या वो सावधानी रखें और क्या कोई उपयोगी बात छूट गई है वो डॉक्टर शिवरतन बता दें उनको। अच्छा, पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि जैसे विश्व थायराइड दिवस जो मनाया जा रहा है 2008 से मनाया जा रहा है। जी जी। और अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ज़्यादा होना कम होना दोनों ही चीज़ें गड़बड़ कर रही हैं, हमारी हेल्थ को, हमारी प्रोडक्टिव लाइफ को ख़त्म कर रही है। ठीक है। एक मैंने सिम्टम शायद उस टाइम छोड़ दिया था, जो अब ज़्यादातर आजकल सबको फील भी होता है, कि बालों का गिरना। वो उस टाइम मैं भूल गया बताना। बालों का गिरना वो थायराइड का एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। बाल पतले हो जाना, बहुत छीण से बाल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, जल्दी गिर जाते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं, और वो झड़ना ख़त्म नहीं हो रहा है, तो आपको थायराइड के बारे में सोच लेना चाहिए। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है कि थायराइड आपको हो रहा है। दूसरा ये है कि जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड थायराइड दिवस जैसे इस साल हमने जो मनाया, ये 25 मई को मनाया जाता है। इस बार इसका 2026 में इसका है कि थायराइड एंड न्यूट्रिशन, कि इस बार ये ध्यान दिया जाएगा। हाँ, ये थीम है। जी जी। हाँ, स्लोगन है इसका, थायराइड और पोषण। हाँ, पोषण और थायराइड। तो वो इसीलिए है कि आप अच्छा आहार लेंगे, स्वस्थ संतुलित आहार लेंगे, तो आपको थायराइड होने की समस्याएं कम रहेंगी। आयोडीन के ऊपर जोर दिया जाएगा, जिंक, सेलेनियम थोड़ा सा आप अपनी डाइट में बैलेंस मात्रा में रखें। तो ये सब चीज़ें रखेंगे तो आपको ये ठीक रहेगा। और दूसरी बात ये, जो बिल्कुल जो वैद्य जी ने लास्ट में भी कहा था कि हम इसमें लापरवाही ना करें। अगर जब भी आपको थायराइड की बीमारी डायग्नोज कर दी जाती है, जो रिप्रोडक्टिव एज की जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपकी
प्रेगनेंसी, अच्छा एक प्रेगनेंसी वाला इशू रह गया था कि प्रेगनेंसी में जो थायराइड का होती हैं तो उनका क्या रोल है। तो प्रेगनेंसी अगर कोई लेडी तो बहुत कुछ पर और अच्छे से क्लियर हाँ, कर दीजिए आप। तो प्रेग्नेंट लेडी को के टाइम, प्रेगनेंसी के टाइम पे थायराइड की जो हार्मोन की मात्रा है वो थोड़ी सी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो उस टाइम अगर थायराइड हार्मोन बॉडी में कम है तो उस टाइम हमें थोड़ा सा जो बच्चा है उसकी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो बच्चा लो बर्थ तो वेट उस हो समय तो सकता है। खास सावधानी की जरूरत है। जी बिल्कुल। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर आप पहले से थायराइड की पेशेंट हैं और आपको प्रेगनेंसी हो गई है तो फिर आपको बहुत ज़रूरी है ये ध्यान रखना कि आपके बच्चे की दवाई की डोज अपने डॉक्टर के हिसाब से बात करके, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट या फिजिशियन जो भी होंगे आपके, वो आपको ज़रूर उस टाइम डोज को चेंज करेंगे। ठीक है। और ये आपको समझना पड़ेगा, उस टाइम चेकिंग भी बहुत ज़रूरी है कि आपका जल्दी जल्दी चेकअप होता रहे, क्योंकि बच्चा बढ़ता है। नॉर्मली हम थायराइड को जो चेक करते हैं वो 3 महीने से लेकर 6 महीने के टाइम पे एक बार चेक करते हैं। और उस चेकअप के हिसाब से हार्मोन्स का जितना लेवल बढ़ रहा है घट रहा है, उस हिसाब से डोज को कम ज़्यादा करते रहते हैं। तो ये तो आपको कराना ही है। प्रेगनेंसी के टाइम पे थोड़ा सा जल्दी, जैसे डॉक्टर आपको कहते हैं कि भाई थोड़ा जल्दी आ जाइए, क्योंकि बच्चे की 1-2 बार बीच में और जांच करा लें अपने डॉक्टर की सलाह से। जी वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके अंदर पूरी एक नई लाइफ हो रही है जिसको आपको स्वस्थ रूप में दुनिया में लाने का फ़र्ज होता है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको इस तरह की चीज़ें जो आराम से ठीक की जा सकती हैं वो रिस्क को प्रीडिस्पोज ना करें। धन्यवाद डॉक्टर शिवरतन। दोस्तों, आपने डॉक्टर शिवरतन की बात सुनी। विश्व थायराइड डे पर इससे अच्छा कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता था जो इन्होंने बताया है। उम्मीद करेंगे कि ये जो मरीज हैं थायराइड के, उनके भी लिए काम की बात रहेगी, और जो नहीं हैं और जो थायराइड के बारे में जानना चाहते हैं उन्हें भी इस इंटरव्यू से बहुत कुछ समझने का मौका मिलेगा। आपकी राय हमारे लिए हमेशा की तरह महत्वपूर्ण रहेगी। कमेंट बॉक्स में जाइए, डॉक्टर शिवरतन के इंटरव्यू से संबंधित जो भी आपको कहना है कहिए। आपकी आलोचना और तारीफ दोनों का स्वागत करेंगे, और कुछ सवाल आएंगे आपके तो डॉक्टर शिवरतन तक पहुंचाएंगे, कोशिश करेंगे उनके जवाब देने का प्रयास करेंगे हम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शिवरतन।